हेलो। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल कंप्यूटर प्रेप पे। लास्ट तक हम लोग यूनिट 3 कंप्लीट कर चुके थे। आज यूनिट 4 का पहला टॉपिक हम लोग कवर करेंगे। यूनिट 4 जो है अपने आप में थोड़ा टेक्निकल चैप्टर है। हालांकि आप रोजमर्रा की जिंदगी में इसे अप्लाई कर रहे होंगे, बट ये काफी टेक्निकल टॉपिक है। मेरी कोशिश रहेगी कि इस टेक्निकल टॉपिक को आपके रोजमर्रा जो आप यूज कर रहे हैं उसको किसी तरह से मैप करके इसको इजी बनाया जाए, और जितना एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपके लिए इंपॉर्टेंट है उतना ही आपको बताया जाए। इस यूनिट 4 में जो आप लोगों को पढ़ना है और मैं बता रहा हूं वो है आपको नेटवर्क एंड इंटरनेट। इसके बाद हम लोग डीएनएस और पोर्ट देखेंगे। हमने पोर्ट पहले भी देखा था, ईमेल के लिए क्या पोर्ट हो यूज किया जाता है ना। प्रोटोकॉल क्या यूज किया जाता है। टाइप ऑफ नेटवर्क देखेंगे, लैन और वैन। प्रोटोकॉल एंड लेयर्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें दो मॉडल है। एक ओएसआई मॉडल है जो 7 लेयर का ओएसआई मॉडल है, और दूसरा टीसीपी आईपी मॉडल है। इसके बाद हम कुछ बेसिक इक्विपमेंट की बात करेंगे, जो कि है ब्रिज, हब, स्विच एंड राउटर। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है बहुत ही बेसिक, ये राउटर कहाँ यूज होता है, स्विच किस लेयर में यूज होता है, ब्रिजेज और हब किस लेयर में यूज होता है। ये काफी सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, हम देखेंगे। इसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट नेटवर्क सिक्योरिटी, जिसमें हम लोग देखेंगे वायरस, बॉम्ब और भी कई तरह करके नेटवर्किंग में क्या क्या इशू हो सकते हैं, क्या क्या बग हो सकते हैं, और अपने आप नेटवर्क को कैसे आप सिक्योर कर सकते हैं, कैसे आप हैकिंग से बच सकते हैं। इस सारा हम यहाँ पे देखेंगे प्रिवेंटिव मेजर्स में। तो चलिए एक एक करके हम इस टॉपिक को शुरुआत करेंगे। जो है इसमें चैप्टर नेटवर्क। ये नेटवर्क क्या होता है? नेटवर्क सिंपल लैंग्वेज में देखे कि आप यदि आप देखोगे कि एक पूरा जाल बिछा हुआ है। हर एक आदमी के हाथ में फोन है, लैपटॉप कईयों के पास है, ठीक है। ये सभी कनेक्ट होता है इंटरनेट के थ्रू एक दूसरे से। आप अपने नियरेस्ट क्या देखते होगे? एक टावर देखते होगे, जिसमें कम्युनिकेशन करने के लिए डिवाइसेस लगे होते हैं, ई नोड वगैरह उसमें बहुत सारा है ना। वहां से फिर फर्दर आगे राउटर्स वगैरह है ना, बहुत सारा AG3 AG2 ये सब बहुत सारा नेटवर्क में डिवाइसेस यूज किए जाते हैं। और फिर आपके सर्वर्स काफी सारे, हर एक कंपनी के सर्वर्स, नेटफ्लिक्स का, अमेजोन का, फ्लिपकार्ट का, यूट्यूब का, गूगल का, बहुत सारे सर्वर्स होंगे। जियो का बहुत सारे सर्वर्स होंगे जिस पे डेटा रखे गए होंगे, और एज ए यूजर हम उन डेटा को एक्सेस करेंगे। तो ये जो पूरा जाल है एक दूसरे से जो कनेक्टेड है, ये क्या है? नेटवर्क। समझ रहे हैं? नेटवर्क छोटा भी हो सकता है एग्जाम्पल के लिए, नेटवर्क बड़ा भी हो सकता है एग्जाम्पल के। जैसे आप अपने घरों में आप क्या कर रहे हैं, लैपटॉप को अपने वाईफाई सिस्टम से कनेक्ट करके एक नेटवर्क बना सकते हैं छोटा सा। और एक पब्लिक नेटवर्क भी है जिसके बारे में मैंने पहले बात किया। तो नेटवर्क कुछ नहीं है, क्या है? तो दो या दो से अधिक कनेक्टेड कंप्यूटर और डिवाइसेस जो एक दूसरे से डेटा शेयर कर सकते हैं। जैसे एज ए पर्सन ए बी को ब्लूटूथ के जरिए डेटा ट्रांसफर कर रहा है, तो ये क्या बनेगा? एक नेटवर्क बनेगा ए और बी के बीच में। क्लियर है? या फिर आप अपने ही फोन से अपने लैपटॉप में डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं, तो फोन और लैपटॉप के बीच एक क्या स्टेब्लिश होगा? नेटवर्क स्टेब्लिश होगा। और नेटवर्क में जो जो डिवाइसेस या कंप्यूटर की बात किए उसको नोड बोला जाता है। ये नहीं कि आप फोन बोलिएगा राम का फोन, रहीम का फोन, या फिर लैपटॉप वगैरह वगैरह। उसको सिंपलेस्ट टर्म में कॉमन नोड बोला जाता है ना। दो चीज है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इंट्रानेट और इंटरनेट। इंटरनेट की बात तो सब करते हैं, इंट्रानेट क्या होता है ये पूछा जा सकता है आप लोग। इंट्रानेट क्या है कि मान लेते हैं कोई एक कंपनी है, यहां पे हम बताते हैं कि मान लेते हैं कि रिलायंस जियो एक कंपनी है। रिलायंस जियो का मुंबई में हेडक्वार्टर में बहुत बड़ा सर्वर क्रिएटेड है।
ठीक है, ये सर्वर है मुंबई में, और भी कई जगह हो सकते हैं। एक मुंबई में इसका डेटा सेंटर समझिए कि रिलायंस जियो का है, उस कंपनी में ऑलमोस्ट 1000 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। रिलायंस जियो जो सर्वर है वो एक बहुत दो मतलब बहुत बड़ा स्पेस में कई सारे नेटवर्क डिवाइसेस लगे हुए हैं फॉर डिफरेंट पर्पस। ठीक है, कई सारे नेटवर्क हैं। अब ये इंप्लाई इन सारे सर्वर को मैनेज कर रहा है और इस पे टेस्टिंग कर रहा है, या फिर नए नए फीचर्स को टेस्ट कर रहा है, या फिर एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसको अपडेट कैसे करे, ये सारा का सारा यहाँ पे प्लानिंग चल रहा है। तो इन सारे सर्वर को कौन एक्सेस करना चाहिए, क्योंकि इस पे टेस्टिंग चल रही है ना, इस पे सिर्फ रिलायंस जियो के एम्प्लॉय ही एक्सेस करेंगे, और एक भी नहीं, 1000 एम्प्लॉय है वहां पे। तो क्या किया जाएगा, इन 1000 एम्प्लॉय के लिए, सिर्फ 1000 एम्प्लॉय के लिए इस सर्वर से कनेक्ट करके एक नेटवर्क क्रिएट किया जाएगा। ठीक है, क्या किया जाएगा, नेटवर्क क्रिएट किया जाएगा, और सिर्फ ये रिलायंस जियो के एम्प्लॉय ही इन सारे सर्वर को एक्सेस कर सकते हैं, ना तो एयरटेल के और न ही गवर्नमेंट या कोई भी एंटिटी इन सारे सर्वर को एक्सेस नहीं कर सकता। यानी विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, उस ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय ही सर्वर को एक्सेस करके डेटा का शेयरिंग करते हैं। तो ऐसे कंडीशन में वो नेटवर्क को क्या बोलेंगे हम लोग, इंट्रानेट बोलेंगे। एक छोटा सा एग्जांपल हम जैसे क्रिएट किए थे कि आप लैपटॉप है और आपका फोन है, आप अपने फोन से लैपटॉप में डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं, लैपटॉप से फोन में डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं, ये जो नेटवर्क क्रिएट होगा ये क्या होगा, इंट्रानेट, क्योंकि इसमें किसी भी इंटरनेट की जरूरत नहीं है। इंटरनेट करने का मतलब ये होता है कि कोई भी तीसरा पर्सन इन दोनों के बीच में इंटरफेयर करके आपका डेटा एक्सेस नहीं कर सकता। आई थिंक ये क्लियर है, इंट्रानेट क्लियर है। अब आगे देखते हैं इंटरनेट। अब चूंकि मैं इसमें फोर्स कर रहा हूं कि कोई भी पर्सन, थर्ड पर्सन या पब्लिक इंटरफेयर करके डेटा एक्सेस नहीं करेगा। इंटरनेट में क्या होगा, इंटरनेट ओपन टू ऑल, हर कोई उसको एक्सेस भी कर सकता है और वहां से डेटा भी शेयर कर सकता है एक दूसरे के बीच में। क्लियर है, जैसे नेटफ्लिक्स है, नेटफ्लिक्स पे आप भी देख सकते हैं, आप भी देख सकते हैं, भले ही सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, वो तो उनका चार्ज अलग कंडीशन है, बट जिसके पास सब्सक्रिप्शन है वो सारे लोग नेटफ्लिक्स पे मूवी जाकर के देख सकते हैं, अमेजॉन प्राइम पे मूवी देख सकते हैं, या फिर इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, या यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हैं। क्लियर है, तो ये सारा का सारा डेटा कहां कहां अवेलेबल है, इंटरनेट पे, और थ्रू इंटरनेट कोई भी पब्लिक उनको एक्सेस कर सकती है। ये क्या कहलाता है, इंटरनेट। हम पहले भी पढ़े थे कहां, www और इंटरनेट के डिफरेंसेस में। www क्या है और इंटरनेट क्या है, इंटरनेट फॉर ऑल, सभी तरह के डेटा ट्रांसफर, ऑडियो वीडियो टेक्स्ट वगैरह सब। लेकिन www में क्या हो रहा था, सिर्फ वेब पेज का ट्रांसफर हो रहा था, वेब पेज का कम्युनिकेशन हो रहा था। इंट्रानेट में क्या होता है, एक प्राइवेट नेटवर्क क्रिएट करते हैं और सिर्फ उन्हीं लोगों के बीच उनका एक्सेस हो सकता है डेटा का, जबकि इंटरनेट में कोई भी पब्लिक एक्सेस कर सकती है। ठीक है, और मैंने बताया कि जो पूरा नेटवर्क है वो नेटवर्क जो होगा वो क्या होगा, उसमें जितने भी डिवाइसेस होंगे, कंप्यूटर सिस्टम होंगे, उन सबको नोड कहा जाएगा। और ध्यान रखिए, जैसे कि हम एक सिटी में रहते हैं तो हम सभी का एक एड्रेस होता है, हम सभी का एक नाम होता है, करेक्ट। तो ये नेटवर्क में जितने भी डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं उन सब का एक एड्रेस प्रोवाइड किया जाता है, ताकि उनको रिकॉग्नाइज किया जा सके कि वो कौन सा नोड है। क्लियर है, और उनको एक आईपी एड्रेस प्रोवाइड किया जाता है। हम फर्दर देखेंगे इस आईपी एड्रेस के बारे में। जितने भी नोड हैं सबको एक एड्रेस प्रोवाइड किया जाता है जिसको बोलते हैं आईपी एड्रेस। ठीक है, अब आईपी एड्रेस के बारे में बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना है, लेकिन बेसिक्स आपको जानना है।
सबसे पहले बेसिक्स में बाइनरी सिस्टम जानना है, क्योंकि यदि हम इन जनरल मैथमेटिक्स के टर्म में बात करें तो हम लोग डेसिमल सिस्टम पढ़ते हैं नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए, लेकिन नेटवर्किंग में हम बाइनरी सिस्टम से इस नेटवर्किंग को मैप करते हैं, करेक्ट? क्योंकि यहां पे 0 और 1 की ही वैल्यू है, जबकि डेसिमल सिस्टम में 0 से लेकर के 9, 0 1 2 3 4 5 6 9, और इन डिजिट को लेकर के आप कोई भी नंबर का फॉर्मुलेशन कर सकते हैं, जैसे 256, 1 लाख, 2 लाख, 1 करोड़, जितना भी आपको करना हो कर सकते हैं इन 10 डिजिट को यूज करते हुए, ठीक है? लेकिन बाइनरी सिस्टम में आपको दो ही वैल्यू दी गई है, 0 और 1, और इस 0 और 1 के वैल्यू से ही सारा का सारा 1 लाख, 2 लाख, जो भी है 256, जो भी डिनोशन करना है आपको 0 और 1 के थ्रू ही करना है। और रेलवे के एग्जाम में क्वेश्चन इससे पूछा गया है पहले, और फर्दर भी पूछा जा सकता है कि 12 को कैसे हम 0 और 1 में लिखेंगे, ठीक है? यानी बाइनरी सिस्टम में 12 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब हम एड्रेस की बात थोड़ा बाद में करते हैं, पहले हम देख लेते हैं ये बाइनरी सिस्टम और डेसिमल सिस्टम के बारे में थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं, ठीक है? अब जैसे डेसिमल सिस्टम में हमको लिखना है 256, है ना? तो क्या होगा, ये 6 यूनिट प्लेस पे है, करेक्ट? 5 10th प्लेस पे है, और 2 100th प्लेस पे है। तो यहां से वैल्यू क्या हो जाता है, 250 और 6, और यहां से आपका 256 रिप्रेजेंट किया जा रहा है। क्लियर है? लेकिन बाइनरी सिस्टम में 0 और 1 ही होते हैं, 0 और 1, यही दो। यानी आपको 0 रिप्रेजेंट करना है तो 0 कैसे लिखाएगा, 0 से। 1 कैसे लिखाएगा, 1 से। लेकिन इसके बाद यदि हमको 2 रिप्रेजेंट करना है तब क्या करेंगे, तब 1 बिट नहीं आगे बढ़ना पड़ेगा। कैसे 2 लिखाएगा, 1 और 0, ठीक है? अब ये कैसे हुआ इसके बारे में हम देखते हैं, एक एग्जाम्पल से समझाते हैं और कुछ आपको एक्सरसाइज कराते हैं, और उसके बाद आपको भी हम कुछ न्यूमेरिकल देंगे, आपको ये चीज प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? 5 लिखना है, तो 5 लिखा जाता है 101। अब कैसे, तो ये क्या होगा, यूनिट प्लेस, ठीक है? वैल्यू कितनी हो रही है, 2। अब यूनिट प्लेस है तो 2⁻0 यहां पावर में चलता है, ठीक है? और किसी भी नंबर पे यदि पावर 0 है उसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। 0 इंटू 2⁻1, पावर बढ़ता जाएगा, 1 इंटू 2⁻2। अब वैल्यू बताइएगा आप, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 गुने 1 कितना हो जाएगा, 1। इसका वैल्यू 2 और गुने 0 0, और इसका वैल्यू 4 गुने 1 4, टोटल कितना हो गया, 5, ठीक है? यानी यहां पे रिप्रेजेंटेशन जो होता है, यदि हम बिट ले इसको ऐसे, 2⁻0, 2⁻1, 2⁻2, 2⁻3, 2⁻4, 5, 6, 7, यदि हम 8 बिट वैल्यू की बात करें, ये कितना बिट वैल्यू होगा, 8 बिट, है ना? 1 2 3 4 5 6 7 8, सॉरी ये जाएगा, ये 8 बिट हुआ ना, 8 बिट, 1 2 3 4 5 6 7 8। यानी हमको 8 बिट में रिप्रेजेंटेशन करना है या 4 बिट में रिप्रेजेंटेशन करना है। 2⁻0 2 से, 2⁻1 ये 1 हो गया, है ना? 2⁻2 4 64 7 128, ये इस तरह से रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। तो यदि हमको 12 लिखना है तो 12 कैसे लिखा जा सकता है, 8 और 4 लिखा जा सकता है ना। यदि हमको 12 लिखना है तो क्या लिखा जा सकता है, 8 और 4। 8 और 4 कहां से शुरू होगा, 4 बिट, क्या है, 1 2
3 4, यहां से शुरू कर रहा है ना, 1 2 3 4, यानी इस पे 1 होगा, फिर इस पे 1 होगा, और बाकी सब 0 0। लिखने का तरीका बता रहा हूं। यदि हमको 6 लिखना है, क्या लिखना है 6, तो 4 और 2 कितना होता है 6, यानी ये बिट पे 1 होगा, ये बिट पे 1 होगा, और इस पे 0, बाकी सब पे 0। रिप्रेजेंटेशन 0 और 1 से ही है ना। यदि हमको 9 लिखना है, तो ये और ये 1 होगा, बाकी सब 0, यानी आपको यहां कॉम्बिनेशन बिठाना है, माइंड से कॉम्बिनेशन बिठाना है कि 3 कैसे लिखा जा सकता है। 3 कैसे लिखा जा सकता है, 2 और 1, 3 ये हो जाएगा। यानी यदि 3 लिखना है तो क्या लिखना होगा, ये 4 बिट रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 3, कैसे, तो टू दी पावर 0 गुने 1, टू दी पावर 1 है ना, तो 1 टू दी पावर 1 गुने 1, टू दी पावर 2 गुने 0, टू दी पावर 2 3 गुने 0, कितना हो जाएगा 1 2 0 0, यानी कितना वैल्यू हो गया 3। इस तरह से आपको लिखने हैं। यदि हमको 17 लिखना है, तो ये 16 और 1 17, यानी ये कौन सा 5वां बिट है, तो 5वां बिट लिखना पड़ेगा, और ये पहला बिट पे 1 है, बाकी 3 बिट क्या है 0, है ना, 1 2 3, ये तीनों बिट 0, 5वां बिट पे 1, और पहला बिट पे 1, ये हो गया कितना 17। समझ में आ रहा है। यदि हमको 40 लिखना है, तो ये बिट पे 1, ये बिट पे 1, बाकी सारे बिट 0। कुछ प्रैक्टिस करने के लिए दे रहा हूं, आप प्रैक्टिस कर लेना इस चीज को, नोटबुक में आप रिप्रेजेंट कर लेना। 8 बिट सिस्टम मैंने बताया है, 8 बिट सिस्टम टू दी पावर 0 से लेके टू दी पावर 7 तक, और सबकी वैल्यू 0 से लेकर के ये कहां तक जाता है 255 तक जाता है। इसमें हम आपको सिस्टम जो दे रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए, 35 और 45, ये आप 4 प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बेसिक्स इससे पूछा जाता है और मैंने बेसिक बता दिया। इसमें हम एड्रेसेस देखना चाह रहे थे, तो एड्रेस जो होता है वो क्या होता है, नोड को जो एड्रेस दिया जाता है या तो IPv4 होता है या फिर IPv6 होता है। आप सुनिएगा, आप अपने फोन के नेटवर्क्स में जा करके उसके यदि डिटेल देखिएगा तो 2 IP एलोकेटेड होंगे उसको, IPv4 और IPv6। तो IPv4 का फॉर्मेट ऐसा होता है जो कि 32 बिट का होता है, और IPv6 जो होता है वो 128 बिट का होता है। अभी मैंने दिखाया था ना आपको 8 बिट, 8 बिट की वैल्यू कहां से कहां तक होगी, 0 से लेके 255 तक, ठीक है। ये 32 बिट का IP एड्रेस होता है और उसको रिप्रेजेंटेशन ऐसे किया जाता है। इसको कैसे हम लिखेंगे, कन्वर्ट करेंगे, उसकी जरूरत नहीं है, आपको बस ये देखना है कि IPv4 इस तरह से लिखा जाता है। और हम लोग बिट देख लिए, बिट 0 और 1 हो सकता है। एक बाइट में 8 बिट होते हैं, यानी 2 टू पावर 8, 0 से लेके 255, इसलिए हम 8 बिट रिप्रेजेंटेशन वहां पे दिखा रहे थे, आपको 8 बिट रिप्रेजेंटेशन जानना है। ये देखिए IPv4 का रेंज और IPv6 का रेंज। IPv4 का रेंज चूंकि मैंने 32 बिट बोला, तो 2 टू पावर 32 करेंगे तो उसकी वैल्यू आता इतना, ये क्या होगा बताइए, 1000, लाख, करोड़ और ये अरब, यानी 4 अरब 29 करोड़ 49 लाख 67,000 समथिंग, है ना, इतना टोटल IPv4 एड्रेस होंगे। अभी हमारे पास जितना सिस्टम है ऑल ओवर वर्ल्ड में, कि IPv4 की कमी हो गई, IPv4 की कमी हो गई, तो लोगों ने फिर IPv6 की ओर मूव किया, यानी जो 32 बिट था अब 128 बिट। अब 128 बिट का देखिए वैल्यू कितना होता है, क्योंकि पावर में है, पावर बढ़ते जाएगा। ये अब इसको काउंट कर लीजिए, अद्दुम पद्दुम जो भी करना है कर लीजिए।
यानी ये अब इतने IPv6 अवेलेबल है कि इसमें हर एक सामान को, जो वॉशिंग मशीन से लेकर के टीवी से लेकर के जो भी इक्विपमेंट है आपके पास, स्मार्ट इक्विपमेंट, सबको एक एक आईपी एलोकेट कर दिया जा रहा है। और इसी कारण से IPv6 आने के कारण से IoT का आप लोग नाम सुन रहे होंगे, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। थिंग्स का मतलब हर एक सामान को, हर एक वस्तु को एक एक आईपी दे देना, और उसको हम आईपी से डिनोट करेंगे कि हाँ उसका वो क्या है। ठीक है, तो ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बात वहीं से की जाने लगी। तो आपको इसके बारे में इतना ही जानना है कि IPv4 जो होता है वो 32 बिट का होता है और IPv6 128 बिट का होता है। और ये नोड को प्रोवाइड किया जाता है, जैसे आदमी का नाम होता है उसी तरह से नोड का एक IPv6 नाम है। डीएनएस हम लोग पढ़े थे ब्राउजर में कि डीएनएस क्या होता है। अगेन इसमें भी आपको उसके बारे में जानना है। हमने देखा था ब्राउजर में कि आप indianexpress.com यदि डालते हैं तो डीएनएस क्या प्रोवाइड करता है, उसका आईपी प्रोवाइड करता है। यानी यूजर को डायरेक्ट आईपी ही क्यों नहीं दे दिया जाए। तो आप बताइए, आपको यदि सबको बोल दिया जाए कि सर्वर को एक्सेस करने के लिए हर एक को आईपी याद होना चाहिए, कितना टीडियस होगा। आपको इंडियन एक्सप्रेस का आईपी याद रखना पड़ेगा, हिंदुस्तान का आईपी याद रखना पड़ेगा, नेटफ्लिक्स का आईपी एड्रेस याद रखना पड़ेगा। ये काफी मुश्किल है ना, करेक्ट। आपको क्या पता, सिंपल कि हमको इंडियन एक्सप्रेस पढ़ना है, हमको नेटफ्लिक्स पे मूवी देखने जाना है, ये सभी याद रह सकता है, करेक्ट। तो ये सभी याद रख सकते हैं। तो नेटवर्क में क्या किया गया कि यदि आपको इंडियन एक्सप्रेस पढ़ना है तो उसका एक डोमेन नेम दे दिया गया, और उस डोमेन नेम को फर्दर कि वो डोमेन नेम किसका है वो बताने के लिए एक डीएनएस सर्वर बनाया गया, सिस्टम बनाया गया, जो क्या करेगा, जो डोमेन नेम है, ये जो यूआरएल है, ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंग क्या आईपी होगा, ये आईपी ये डीएनएस प्रोवाइड करता है। नेटवर्क में आपको नहीं प्रोवाइड करता है, नेटवर्क में जो इक्विपमेंट है उसको प्रोवाइड करता है। मान लेते हैं कि आप अपने लैपटॉप से इंडियन एक्सप्रेस ब्राउजर में सर्च किए तो बहुत सारा वेब पेज आ जाएगा इंडियन एक्सप्रेस का। आप किसी पे भी क्लिक कीजिएगा तो जो टैब होता है इस साइड, उसमें आपको देखेगा कि HTTP इस तरह से दिखेगा। वो क्या करता है, ये डीएनएस के पास जाता है, लैपटॉप का काम है, नेटवर्क का काम है, उसको करस्पॉन्डिंग आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर दिया जाता है, और फिर फर्दर उस सर्वर से कम्युनिकेशन लैपटॉप का बन जाता है, और जो जो उसको डेटा चाहिए इंडियन एक्सप्रेस में आज का वो प्रोवाइड होता है वहां पे। तो डोमेन नेम सिस्टम इतना ही करता है कि यूआरएल के कॉरस्पॉन्डिंग आईपी एड्रेस क्या है ये सिस्टम को प्रोवाइड कर देता है। क्लियर है। पोर्ट हम लोग देखे थे कि जिससे हम लोग ईमेल पढ़े थे, मैनेजिंग ईमेल, है ना, या फिर और भी पहले वेब ब्राउजिंग में देखे थे, तो देखे थे पोर्ट के बारे में, जिससे आईपी एड्रेस है वो डिनोट करता है कि नेटवर्क में कौन सा होस्ट है और वो कहां पे है। लेकिन उस होस्ट पे क्या एप्लीकेशन चलेगा, उस होस्ट पे फाइल ट्रांसफर होगा, या फिर उस पे मेल मेल होगा, या फिर उस पे HTTP की फंक्शनलिटी चलेगी, कि सिंपल फाइल ट्रांसफर होगा, कि सिक्योर फाइल ट्रांसफर होगा, कि टेलनेट किया जाएगा, SSH किया जाएगा। ये सभी बहुत सारे एप्लीकेशन हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि आपके पास नेटफ्लिक्स है। अब नेटफ्लिक्स पे आप जाकर के सिर्फ वेब के थ्रू आप उस पे वीडियो चला दिए, तो क्या हो रहा है वहां पे, एप्लीकेशन क्या रन कर रहा है, HTTP एप्लीकेशन रन कर रहा है, और HTTP एप्लीकेशन रन कर रहा है उसका पोर्ट होगा। आप नेटफ्लिक्स से डाउनलोडिंग लगा दिए, क्या हो रहा है, फाइल ट्रांसफर हो रहा है उस नेटफ्लिक्स सर्वर से यूजर के लैपटॉप में, तो क्या चलेगा वहां पे, FTP चलेगा या फिर SFTP चलेगा। तो मतलब उस होस्ट पे क्या एप्लीकेशन रन कर रहा है ये डिसाइड कैसे होता है, थ्रू पोर्ट से। और हर एक पोर्ट को एक पोर्ट नंबर दिया जा रहा है, और ये नंबर आपको इसलिए याद रखना है कि ईमेल में भी आपसे पूछा जा रहा था, जो SMTP और POP3 ये दोनों वहां पे एप्लीकेशन थे, और उसका कॉरस्पॉन्डिंग पोर्ट नंबर भी मैंने आपको बताया था। इसी तरह से FTP, HTTP, HTTPS का पोर्ट नंबर आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो यहां से आपका पहला लेक्चर खत्म होता है। शायद थोड़ा लंबा ही खींच गया, बट
आप इसको सीरियसली इसको अच्छे से देखिएगा, स्पेशली बाइनरी सिस्टम के एक दो प्रैक्टिस कर लीजिएगा।